हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भव्यम क्लासेस। मैं हूं आपकी पॉलिटी की टीचर भूमि बजाज और आज मैं आप सबके समक्ष लेकर आई हूं अपनी पॉलिटी की सेकंड क्लास। इससे पहले फर्स्ट क्लास में हमने भारत के संवैधानिक विकास के बारे में डिटेल में चर्चा करी थी। आज हम इस क्लास के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आशा करूँगी कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास में हमने ये बात जानी थी कि जो कानून और नियम ब्रिटिश सरकार ने बनाए जिससे वो कंपनी के ऊपर नियंत्रण रख सके, साथ ही साथ वो भारत में भी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके, और उसी नियम कानून ने जब संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई तो ये संवैधानिक विकास कहलाया। इसके तहत हमने बात करी कि इस प्रक्रिया का आरंभ कैसे हुआ, ये कितने भागों में विभाजित है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है। साथ साथ हमने डिस्कस किया कि 1793 का चार्टर एक्ट क्या है, 1813, 33 और 53 के एक्ट्स के बारे में भी हमने जाना था। आज हम बात करेंगे कि 1858 का भारत सरकार अधिनियम क्या कहता है। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि 1857 में क्रांति हुई। इस क्रांति में अंग्रेजों का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। अब अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे रिलायंस भारत की कंपनी है, तो अगर वो कहीं जाके व्यापार करेगी और वहाँ के जनता को परेशान करेगी या वहाँ पे व्यापार करने की जगह शासन व्यवस्था चलाने लगेगी, तो इसका सीधा सीधा इल्ज़ाम जाएगा भारत सरकार पे, क्योंकि जिम्मेदारी भारत सरकार की बनती है। इसी तरीके से जब ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई और कंपनी ने शासन व्यवस्था चलाना शुरू किया और साथ ही साथ अलग अलग तरीके से लोगों को परेशान करना चालू किया, तो इसका सीधा सीधा अब किस पे लगा? ब्रिटेन सरकार पे। इस चीज़ का विरोध करते हुए अलग अलग देशों ने ब्रिटेन की निंदा की। इसी के चलते 1857 के बाद ब्रिटेन की छवि धूमिल होने लगी और 1858 तक आते आते कंपनी का युग का अंत होता है और ब्रिटिश क्राउन शासन व्यवस्था चलाना चालू कर देता है। इसमें 1858 में सबसे पहले राजा के पास शासन जाता है और राजा इसके लिए दो लोगों को अपॉइंट करता है। एक तो वायसराय और दूसरे राज्य सचिव। राजा इन दोनों को ही भारत में भेजता है जिससे वो शासन व्यवस्था चला सके। इसके बाद 1876 तक आते आते राजा से हटकर ये किसको मिल जाती है? शासन व्यवस्था महारानी को। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में, जिसमें हमने क्या बात करी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के युग का तो अंत हो गया। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है कि कौन से अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के युग का अंत होता है, तो वो होता है भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। इसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी समापन होता है। इनकी निर्माण कब हुआ था? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, और इधर आते आते तक 1858 में इनका अंत हो जाता है। और हमने यही तो बात की थी कि पहले जो एक्ट और अधिनियम बना उसमें कुछ कमियां ऐसी लगी जिसको ठीक करने के लिए दोबारा अधिनियम बनाने पड़े। इसके साथ साथ भारत के प्रशासन का भार किसको मिलता है? राज्य सचिव को, और उसकी मदद के लिए 15 सदस्य की एक परिषद का भी गठन किया जाता है। कितने सदस्य? 15 सदस्य। इसके साथ साथ भारत का गवर्नर जनरल वायसराय बन जाता है, यानी कि बंदा तो एक ही है बट उसका जो पोस्ट है उसको चेंज कर दिया गया, यानी गवर्नर जनरल से उसको वायसराय कहा जाने लगा। इसके बाद हम बात करेंगे आगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में। इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है वो है विभागीय प्रणाली। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि इसमें विधान परिषदों का विस्तार किया गया। विधान परिषद क्या होता है? एक स्थायी सदन होता है। इसके साथ साथ कार्यकारिणी परिषद में विधिवेता की नियुक्ति की गई, जो 5वें सदस्य के रूप में की गई। कौन से सदस्य के रूप में? 5वें सदस्य के रूप में। साथ साथ भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। अब विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम, यानी हर एक व्यक्ति को उसका मंत्रालय दे दिया गया, और यही व्यवस्था आज भी हमारे भारत में लागू है।
यानी प्रत्येक सदस्य को एक एक विभाग दे दिया गया कि ये आपके नियंत्रण में है, इससे जुड़े हुए कानून आपने बनाने हैं। तो ये व्यवस्था किसने चालू की थी? कैनिंग ने, और कैनिंग के द्वारा मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। तो पेपर की दृष्टि से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव किसने रखी? तो कैनिंग ने रखी। और कब रखी? 1861 के अधिनियम के तहत। इसके साथ साथ गवर्नर जनरल की परिषद में 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि हो गई और वायसराय की शक्तियों में इजाफा हुआ। यानी अब वायसराय को अध्यादेश जारी करने का और कानून निर्माण का, नए प्रांतों की सीमा शक्तियों का भी जिम्मेदारी दे दी गई कि वो उसको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। ये हम कैनिंग की पिक्चर। इसके बाद हम बात करेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की। तो इसमें क्या कहा गया कि परिषद में भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार कौन से अधिनियम के तहत दिया गया? 1892 के अधिनियम के तहत। और परोक्ष निर्वाचन पद्धति भी यहीं से शुरू हुई। अब परोक्ष का मतलब है इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि जो ऊंचे पद थे उसके लिए निर्वाचन सीधे सीधे जनता नहीं करेगी। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो आगे ऊंचे पद के अधिकारियों का सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे भारतीय परिषद अधिनियम, यानी जिसको हम एक और नाम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, जो 1909 में आया था। अब इधर मार्ले कौन है? इधर मार्ले है राज्य सचिव और मिंटो है वायसराय। इसलिए इस सुधार को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, क्योंकि ये राज्य सचिव है मार्ले और मिंटो वायसराय है। इसमें क्या बात की गई कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, साथ ही साथ केंद्रीय विधानसभा के भारतीय समस्याओं का भी अधिकार, यानी अब विधानसभा के पास ये अधिकार आ गया कि वो भारतीय समस्याओं के मामले में कानून बना सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। यानी मार्ले मिंटो सुधार में क्या बात आई कि फूट डालो शासन करो, इस नीति को इन्होंने अपनाया। यानी कि ये बात आ गई कि मुसलमान जिस जिस इलाके में मुसलमान बहुसंख्यक में है वहाँ उन्हें अलग से निर्वाचन का हक दे दिया जाए, जिसके चलते आगे जाके पाकिस्तान का निर्माण करना पड़ा। तो ये एक ऐसी नीति थी जिससे हमारे भारत में बहुत दिक्कतें आई और इसे भेदभावपूर्ण माना गया। गांधी जी ने ये बताया कि ये एक्ट हमारे देश का सर्वनाश कर देगा। जो मिंटो है, जो वायसराय है, इसे सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इसने ही संप्रदाय को आगे बढ़ाया, हिंदू मुसलमान। इसके बाद अगर हम बात करें भारत शासन अधिनियम जो 1919 में आया, इसका भी एक और नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब इसका ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मॉन्टेग्यू उस समय राज्य सचिव था और चेम्सफोर्ड वायसराय। इन्होंने 1909 में आई नीति को और ज़्यादा डबल करते हुए क्या किया कि उस टाइम तो सिर्फ मुसलमान के लिए आरक्षण आया कि निर्वाचक मंडल बनाया जाए। इसने सभी के लिए, चाहे वो ईसाई हो चाहे सिख हो, सबके लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी, जिससे जो ये फूट डालो शासन करो की नीति है ये और प्रबल हुई और देश में दिक्कतें आने लगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि इस अधिनियम में ये बात आई कि भारत में उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग पहली बार इस अधिनियम के तहत किया गया। साथ साथ केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। 1919 में ऐसा क्या हुआ था? अगर आपको याद हो कि 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसकी वजह से जनता भड़की हुई थी। अब जनता को संतुष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापना कर दी और प्रांतीय स्तर पर भी द्वैध शासन ले आए, यानी कि अंग्रेज भी शासन करेंगे, ब्रिटेन की सरकार भी और साथ साथ भारतीय भी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बात कर दी कि प्रांतीय विषय जितने भी हैं उन्हें आरक्षित और हस्तांतरित, आरक्षित यानी जो रिजर्व्ड है और हस्तांतरित जो उन्होंने ट्रांसफर कर दिए। तो आरक्षित वाले अंग्रेजों ने रखे अपने पास
और हस्तांतरित वाले भारतीयों को दे दिए गए। लेकिन वो मामले कौन से थे? महिला विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, यानी ऐसे मंत्रालय जिनकी कोई खास वैल्यू नहीं थी, वो उन्होंने भारतीयों को हस्तांतरित कर दिए। और जो उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वो अंग्रेजों ने अपने पास रख लिए। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि महिलाओं को पहली बार मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1919 में। तो पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि महिलाओं को पहली बार मताधिकार कौन से एक्ट के तहत मिला? 1919 के एक्ट के तहत। इसके बाद आया हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें क्या बात हुई कि साइमन आयोग की रिपोर्ट और गोलमेज सम्मेलन इस अधिनियम का आधार बने। अब साइमन आयोग भारत कब आया था? 1928 में। लेकिन जब वो यहाँ आया तो उसका विरोध हुआ। क्या कह के विरोध हुआ? साइमन गो बैक। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य थे वो सब अंग्रेज थे, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। तो भारतीयों को लगा कि जिस काउंसिल में, जिस आयोग में एक भी भारतीय नहीं है, वो हमारे लिए क्या निर्णय ले पाएंगे। इसके बाद भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास भी 1935 के तहत किया गया, लेकिन मैं बता दूं आपको, ये लागू नहीं हो सका। सिर्फ प्रयास किया गया लेकिन ये लागू नहीं हो सका। इसके साथ प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का समापन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेजों को लगा 1935 तक आते आते कि कहीं दूसरा विश्व युद्ध ना हो जाए, और भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का अंत किया और केंद्र स्तर पर दोबारा से द्वैध शासन को स्थापित कर दिया। पहले 1784 में आया केंद्र शासन कि केंद्र पे 2 शासन होंगे। उसके बाद इसको 1858 में खत्म कर दिया गया। लेकिन दोबारा 1935 में ये चीज़ लानी पड़ी ताकि भारतीयों को संतुष्ट किया जा सके। इसके साथ साथ बर्मा को भारत से अलग किया गया। किसको? बर्मा को भारत से अलग करके 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। और जितने भी विषय थे उनको 3 सूची में बांट दिया गया: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके साथ साथ संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और इस अधिनियम के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने एक कथन दिया। कई बार एक कथन देके भी पूछ लेते हैं कि ये कथन जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम के लिए दिया, तो आपने बताना है 1935 के अधिनियम के लिए दिया। उन्होंने क्या कहा कि अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित, क्या कि अनेक ब्रेकों वाला किंतु इंजन रहित गाड़ी, इसकी संज्ञा जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के एक्ट को दी। और कुछ लोगों ने क्या कहा कि ये गुलामी का अधिकार पत्र है। क्या बात कही कि ये गुलामी का अधिकार पत्र है। इसके बाद अगर हम आगे डिस्कस करें कि कैबिनेट मिशन या त्रिमंडलीय योजना, कई बार पूछ लिया जाता है कि त्रिमंडलीय योजना जो 1946 में आई थी, इसका दूसरा नाम क्या है? तो कैबिनेट मिशन है। इसके अंतर्गत कुछ प्रावधान किए गए। वो प्रावधान क्या किए गए कि भारत एक संघ होगा, भारत की एकता बनाए रखी जाए। एकता का सवाल इसीलिए आया क्योंकि 1946 तक आते आते भारत में अलग अलग धर्मों में निर्वाचन को लेकर लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, क्योंकि मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व मिल गया, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन सबको अलग अलग प्रतिनिधित्व मिल चुका था। इसके साथ साथ प्रांतों की शक्तियाँ, इसमें भी इजाफा किया गया, यानी संघ सूची में जितने विषय हैं उसके अलावा के सभी मामलों को और अवशिष्ट मामलों को प्रांतों के अंतर्गत रख दिया गया। और साथ ही साथ संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनके चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का सहारा लिया गया। इसमें हम आगे बात करेंगे कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या कहता है। तो ये कहता है कि 2 स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना हुई, क्योंकि पहले से ही हमने देख लिया कि एक फूट डालो शासन करो का बीज अंग्रेजों ने बो दिया, जिसके चलते आगे जाके भारत और पाकिस्तान तो अलग अलग देशों का निर्माण हुआ। अब ब्रिटिश से हमें समाप्ति मिल गई, ब्रिटिश सरकार से, उनके शासन से हमें आज़ादी मिल गई। यही यहाँ लिखा है, दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की आज़ादी। तो हमने क्या मेन पढ़ा कि 1813 में अंग्रेजों के व्यापारिक अधिकार को आधा कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। कितना? कि आप सिर्फ चीन के साथ या फिर चाय का व्यापार कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पेपर में ज़रूर पूछी जाएंगी। इसके बाद 1833 में
पूरे तरीके से उनके व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1853 में खुली प्रतियोगिता रखी गई कि अब व्यापार के लिए किसी का पास कोई भी एकाधिकार नहीं है। 1853 में ये किया गया। उसके बाद हमने बात करी कि 1858 में आते आते राजा के पास आ गया और कंपनी के युग का अंत हुआ। इसके बाद 1876 में वो रानी के पास आ गया और किस तरीके से महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ, और साथ ही साथ हमने बात करी कि 1947 तक आते आते ये दोनों स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना हुई। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी सी चीज़ें समझ आई होंगी और मैं इस टॉपिक को आपको समझाने में सक्षम रही होंगी। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी CUET के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू।